नमो नमः। मैं संभव जैन, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 सागर, केंद्रीय विद्यालय संगठन संभाग जबलपुर के सभी अधिकारियों, शिक्षक साथियों और छात्रों का अभिवादन करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय संस्कृत के पाठ 1 से लेकर के पाठ 4 तक के अभ्यास कार्य करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, पिछले दिनों में आपने प्रत्येक शनिवार को संस्कृत की कक्षा के अंतर्गत 1 से लेकर के लगभग 5 पाठ तक पाठों को विभिन्न अध्यापकों के माध्यम से समझा है। आज हम उन्हीं पाठों के जो अभ्यास कार्य हैं, उन अभ्यास कार्यों को यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी पुस्तक सामने रख कर के बैठ सकते हैं। कॉपी में जो आपने लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम पाठ सुभाषितानि से। यहाँ पर पहला प्रश्न जो है वह सभी श्लोकों का सास्वर वाचन करने का है, जो कि आपको पाठ पढ़ाते समय सास्वर वाचन करके दिखाया गया होगा। मैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर से यहाँ पर चलता हूँ। आप अगर चाहें तो मैं एक बार इन श्लोकों का सास्वर वाचन भी कर देता हूँ। प्रथम श्लोक। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितं मूढैः पाषाणखण्डेषु रत्नसंज्ञा विधीयते। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितं। दाने तपसे शौर्ये च, विज्ञाने विनये नये, विस्मयो नहि कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुन्धरा। सद्भिरेव सहासीत, सद्भिः कुर्वीत संगतिं, सद्भिर्विवाद मैत्रीं च, न सद्भिः किंचिदाचरेत्। धन धान्य प्रयोगेषु, विद्याया संग्रहेषु च, आहारे व्यवहारे च, त्यक्तलज्जा सुखी भवेत्। क्षमा वशीकृति लोके, क्षमया किं न साध्यते। शान्ति खड्गः करे यस्य, किं करिष्यति दुर्जनः। इस तरीके से हमने इस श्लोक का सस्वर वाचन किया। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 की ओर चल। प्रश्न क्रमांक 2, इसमें यथायोग श्लोकांश मिलेयत धन धान्य प्रयोगेषु, दूसरी लाइन विद्याया संग्रहेषु च, विस्मयो नहि कर्तव्यो, बहुरत्ना वसुन्धरा। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सद्भिर्विवाद मैत्रीं च, न असद्भिः किंचिदाचरेत्। आहारे व्यवहारे च, त्यक्त लज्जा सुखी भवेत्। इस तरीके से ये श्लोक अगर हम याद कर लेते हैं तो हमें श्लोक अंशों को मिलाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। प्रश्न क्रमांक 2 की 3 की ओर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 2 दिया है 3 की ओर। प्रश्न दिया हुआ है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पृथिव्याम कति रत्नानि सन्ति, पृथ्वी पर कितने रत्न हैं। जवाब होगा त्रीणि, यानी 3 रत्न हैं। दूसरा प्रश्न है मूढ़ः कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूढ़ व्यक्ति कहाँ पर रत्न की संज्ञा का नाम देता है, यानी रत्नों को नाम देता है। तो जवाब होगा पाषाण खंडेषु। मूढ़ः पाषाण खंडेषु कुत्र संज्ञा रत्न संज्ञा विधीयते। तीसरा प्रश्न है पृथ्वी केन धार्यते, पृथ्वी किससे धारण की जाती है। तो पृथ्वी सत्येन धार्यते, पृथ्वी सत्य से धारण की जाती है। चौथा प्रश्न है कहीं संगतिम कुर्वीत, किन लोगों के साथ संगति करना चाहिए। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं कहाँ पर बनता है। केन काभ्याम कहीं, ये पुल्लिंग में तृतीय विभक्ति बहुवचन में बनता है। कहीं माने केन माने किसके साथ, काभ्याम माने किन दोनों लोगों के साथ, और कहीं माने किन लोगों के साथ, बहुवचन। तो किन लोगों के साथ संगति करना चाहिए। तो प्रश्न का जवाब देते समय भी हमें उसी विभक्ति में जवाब देना होता है, और विभक्ति है तृतीय विभक्ति सदभि, माने सज्जन लोगों के साथ। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, तृतीय विभक्ति बहुवचन। और अंत लास्ट प्रश्न है लोके वशीकृति का,
अब यहाँ प्रश्न वाला जो प्रश्नवाचक शब्द है वो कौन सा है? का। जब हम का शब्द को देखते हैं तो ये स्त्रीलिंग में है, स्त्रीलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन में। तो निश्चित रूप से स्त्रीलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन है तो इसका जवाब भी स्त्रीलिंग में आएगा, क्षमा। अर्थात लोक में बस में करने वाली कौन सी चीज़ है? वो है क्षमा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। बच्चों ये प्रश्न तो वही दिए हुए हैं पर वर्ड में टाइप करते समय हो सकता है कि प्रश्न क्रमांक यहाँ वहाँ हो गया हो, तो आप इसको मिला लीजिएगा। पर क्रमशः प्रश्न यहाँ दिए हुए हैं तो इसको अपनी बुक से मैच करते हुए आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है रेखांकित पदानि अधिकृत प्रश्न निर्माणम करोत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो ये जो बोर्ड में जो प्रश्न शब्द लिखे हुए हैं इन शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। तो हमें ये ध्यान रखने वाली बात है कि हमें इन शब्दों की प्रकृति को समझना होगा। प्रकृति अर्थात इसमें कौन सी विभक्ति है, कौन सा वचन है। यदि हम ये अच्छी तरह से समझते हैं तो ज़रूर हम इसका आंसर दे पाएंगे। जैसे यहाँ लिखा है सत्येन, तो सत्येन यानी सत्य तृतीय विभक्ति एक वचन। तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति एक वचन में जो प्रश्नवाचक शब्द बनता है वो बनता है कैन। अभी हमने आपको बताया था कैन काभ्याम कही, तो यहाँ पर एक वचन है इसलिए कैन। सद्भी, इसको मैं पिछले प्रश्न में आपको क्लियर कर चुका हूँ। सद्भी तृतीय व्यक्ति बहुवचन बनता है इसलिए सद्भी एवं सहासीत है, सज्जन लोगों के साथ ही बैठना चाहिए। तो सद्भी कही किन लोगों के साथ बैठना चाहिए। कई लोग इसका आंसर का भी लिख देते हैं पर वो स्त्रीलिंग बनता है इसलिए वो गलती हो जाता है। तीसरा प्रश्न है वसुंधरा। वसुंधरा शब्द पढ़ने से आपको समझ में आ रहा होगा स्त्रीलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन। स्त्रीलिंग प्रथमा व्यक्ति एक वचन में किम शब्द का रूप बनता है? का। एक दिन हम आपको एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें किम शब्दों के जो शब्द रूप हैं, प्रयोग हैं, उनको हम सिखाएंगे। कोशिश करेंगे कि आपको उनको अच्छी तरह से क्लियर कर सकें। चौथा है विद्याया संग्रहेषु त्यक्त लज्जा सुखी भवेद। विद्याया षष्ठी विभक्ति एक वचन, जैसे कक्षा कक्षायाः, घटिका घटिकायाः, नदी नद्याः, तथे विद्या विद्यायाः। षष्ठी विभक्ति एक वचन तो कस्याः स्त्रीलिंग शब्द है। किसके संग्रह करने में त्यक्त लज्जा सुखी होता है। और अंतिम प्रश्न की ओर सद्भी मैत्रीम कुर्वीत, अर्थात सज्जन व्यक्तियों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए। तो सद्भी किम कुर्वीत, अर्थात सज्जन लोगों के साथ क्या करना चाहिए। तृतीय व्यक्ति एक वचन। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है कुत्र विस्मया न कर्तव्या, कहाँ पर विस्मय आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो किन चीज़ों में श्लोक बताया था? दाने तप से शौर्य च विज्ञाने विनये नये, अर्थात दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में, विनय में और नए न्याय में विस्मय आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी पर तीन रत्न कौन कौन से हैं। तो पृथ्वी पर तीन रत्न कौन कौन से हैं? जलम, अन्नम, सुभाषितम। जलम यानी जल, अन्न यानी अनाज और सुभाषित यानी अच्छे वचन, ये तीन ही रत्न हैं। तीसरा प्रश्न है त्यक्त लज्जा कुत्र सुखी भवेद, लज्जा त्याग करने वाला व्यक्ति कहाँ पर सुखी होता है। तो उत्तर होगा त्यक्त लज्जा सर्वत्र सुखी भवेद, अर्थात लज्जा त्याग करने वाला व्यक्ति हर जगह सुखी होता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मंजूषतः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, अर्थात मंजूषा से पदों को चुन करके पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में उन शब्दों को लिखिए। अर्थात पुल्लिंग शब्दों को पुल्लिंग के सामने लिखिए, स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग के सामने लिखिए और नपुंसकलिंग शब्दों को नपुंसकलिंग शब्दों के सामने लिखिए। तो हम जब यहाँ से शुरू करते हैं तो रत्नानी नपुंसकलिंग में है इसलिए हमने नपुंसकलिंग के सामने लिख दिया। वसुंधरा स्त्रीलिंग में है, सत्यन नपुंसकलिंग में है, सुखी पुल्लिंग में है, अन्नम नपुंसकलिंग में है, वहनी वहनी यानी आग, आग पुल्लिंग में है। ये ध्यान रखने वाली बात है। हमें देखने में लगता है कि वहनी शब्द स्त्रीलिंग जैसा लगता है पर यह वहनी शब्द पुल्लिंग में है। रवि पुल्लिंग में है, रवि यानी सूर्य। पृथ्वी, पृथ्वी स्त्रीलिंग में है और संगतिम ये स्त्रीलिंग में है। इस तरीके से ये शब्द हमने पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में बांट लिए। तो पुल्लिंग में कौन कौन से शब्द आए? सुखी यानी सुखी व्यक्ति, वहिनी यानी आग और रवि यानी सूर्य। स्त्रीलिंग में वसुंधरा, पृथ्वी यानी दोनों का अर्थ पृथ्वी होता है, संगतिम अर्थात संगति को। नपुंसकलिंग में रत्नानी, रत्नम, रत्ने, रत्नानी और सत्येन तृतीय व्यक्ति एक वचन, सत्य से, अन्नम, अन्नम।
इस तरीके से। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखितेषु पदेषु धातवः के सन्ति। आगे लिखे हुए जो नीचे लिखे हुए जो पद हैं उनमें कौन कौन सी धातुएं हैं। आप जानते हैं जैसे कि इंग्लिश में कोई वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, उससे नए रूप बनते हैं। जैसे गो, वेंट, गॉन, तो इसका जो मेन रूट वर्ब होता है वो गो होता है, उसका वेंट, गॉन बनता है। उसी प्रकार यहाँ करोति, कुर्तः, कुर्वन्ति इत्यादि जो रूप बनते हैं वो किसी न किसी धातु के रूप होते हैं। तो यहाँ पर जो करोति शब्द बन रहा है वो क्री धातु से, करने के अर्थ में क्री धातु होती है, उससे रूप बनता है करोति। तथा पश्च जो धातु होती है, पश्च जो रूप बनता है वह दृश धातु से बनता है। दृश धातु देखने के अर्थ में होती है, दृश धातु से ही पश्च बनता है, पश्यति, पश्यतः, पश्यन्ति। भू धातु होने के अर्थ में होता है, उससे बनता है भवेत्, भवेत्, भवेताम, भवेयु। स्थः धातु से तिष्ठति, बैठने के अर्थ में स्था धातु से तिष्ठति रूप भी बनता है। इस तरीके से हमने मूल पदों में कौन कौन सी धातुएं हैं ये यहाँ पर देखा। अब हम अगले पाठ की ओर चलेंगे, पाठ नंबर 2, दुर्बुद्धि विनिश्यति। चलिए बच्चों, यहाँ पर जब हम देखते हैं तो अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न जो है वह लिखा हुआ है उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण करिए। कुछ शब्द जो हैं दुर्बुद्धि विनिश्यति वाले पाठ में कुछ शब्द टफ हैं, कठिन हैं, तो उनका उच्चारण हम कर लेते हैं, साथ में हम चाहें तो उनका हिंदी अर्थ भी समझ सकते हैं। पहला शब्द है, आप लोग भी, मैं बोलूँगा धीरे धीरे, बीच में कुछ रुकूंगा तो आप इस समय रिपीट करें। फुल्लोत्पलम, फुल्लोत्पलम। कम्बुग्रीवा, कम्बुग्रीवा। उक्तवान, उक्तवान। भवद्भ्याम, भवद्भ्याम। अवलंब्य, अवलंब्य। आवाभ्याम। हृदयम, हृदम। उड्डीयते, उड्डीयते। पक्त्वा, पक्त्वा। वक्षिष्यामि, वक्षिष्यामि। सुहृदाम, सुहृदाम। भ्रष्टः, भ्रष्टः इत्यादि। इनके हिंदी अर्थ में बता देता हूँ। फुल्लोत्पल एक तालाब का नाम रखा गया है जिसमें उत्पल, उत्पल माने कमल होता है, फूले हुए उत्पल यानी कमल जिसमें लगे हुए हैं वो फुल्लोत्पल। कम्बुग्रीवा, कम्बुग्रीवा नाम है। उक्तवान यानी कहा था। भवद्भ्याम आप दोनों के द्वारा। अवलंबी यानी लटक करके। आवाभ्याम हम दोनों के द्वारा। हृदयम यानी तालाब। उड्डीयते माने उड़ते हैं। पक्त्वा यानी पका करके। भक्षिष्यामि खाऊंगा। सुहृदाम यानी अच्छा चाहने वाले जो व्यक्ति हैं। भ्रष्टः माने भ्रष्ट होना, गिर जाना, पतित हो जाना इत्यादि। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। एक पद में उत्तर हमें यहाँ पर देना है। कूर्मस्य किम नाम आसीत। कूर्म का क्या नाम था, कछुए का क्या नाम था। कम्बुग्रीवः। सरस तीरे के आगच्छन। सरस यानी तालाब, सरस तीरे तालाब के किनारे। के आगच्छन कौन आए। कहा, कहू, के प्रथमा व्यक्ति बहुवचन पुल्लिंग में। तो के अगर शब्द दिया हुआ है तो प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में ही जवाब देना है। धीवरः। सरस तीरे धीवरः आगच्छन, सरस तीर पर धीवर आए। तीसरा ग। कूर्मः केन मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छति। कूर्म के किस मार्ग से दूसरी जगह जाना चाहता था। तो केन मार्गेण किस मार्ग से, तृतीय व्यक्ति एक वचन। आकाश मार्गेण, आकाश मार्ग के द्वारा वो दूसरी जगह जाना चाहता था। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा के आधावन। लटकते हुए कछुए को देख करके के आधावन कौन दौड़े। पौराहा जो शिकारी लोग थे, जो गांव के निवासी थे, वह उनके पीछे दौड़े। ठीक है, के आधावन, पौराहा आधावन। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट प्रश्न है वह है अधोलिखितानि वाक्यानि कह कम प्रति कथयति। नीचे लिखे हुए वाक्य कौन किसके प्रति कह रहा है ये हमें बताना है। जैसे उन्होंने उदाहरण दिया है, प्रातः यद उचितम तत् कर्तव्यम। प्रातः तुम्हें जो अच्छा लगे वो करना। ये कौन कर रहा है, हंस कह रहे हैं। अगर दो हंस कह रहे हैं तो हंसौ,
किसके प्रति कह रहे हैं? कूर्मम प्रति, अर्थात कछुए को कह रहे हैं कि हम कल सुबह देखेंगे, जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। ठीक है, अब पहले प्रश्न की बात है। अहम भवद्भ्याम सह, मैं आप दोनों के साथ आकाश मार्गेण गंतुम इच्छामि, आकाश मार्ग से और कहीं जाना चाहता हूँ। ये किसने कही थी कि मैं जाना चाहता हूँ? कछुए ने, इसलिए कूर्मः प्रथम व्यक्ति एक वचन। किसको कहा था? हंसों प्रति, अर्थात हंसों के लिए कहा था, तो कूर्म ने हंसों से बात कही थी। नेक्स्ट, अत्र कहा उपाय, तो यहाँ पर क्या उपाय है? ये किसने कहा था ये वाक्य? हंसों, अर्थात दोनों हंसों ने कहा था। किसके लिए कहा था? कूर्मों प्रति, अर्थात कूर्म से कहा था कि बताइए यहाँ पर क्या उपाय है। तीसरा, अहम उत्तरम ना दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा, ऐसा वादा किसने किया था? कूर्म ने। किसके प्रति? हंसों के प्रति, अर्थात कूर्म ने हंसों से कहा था कि मैं किसी प्रकार का उत्तर नहीं दूंगा। चौथा, यूयम भस्म खादत, तुम जाओ और भस्म खाओ, ये किसने कह दिया था गुस्से में? कूर्म ने की कहा था। किसको कहा था? पौराण प्रति, अर्थात उन जो गांव के निवासी थे, शिकारी लोग थे, उनके प्रति ये बात कही थी। ठीक है, अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मंजूषतः क्रियापदम चित्वा वाक्यानि पूर्यत, मंजूषा से क्रियापदों को चुन करके हमें वाक्यों की पूर्ति करना है। अगर हमने यह पाठ ध्यान से पढ़ा है, अच्छी तरह से पढ़ा है, तो हमें इस वाक्य के पीछे क्या क्रिया लगना चाहिए, इसका ज्ञान अच्छी तरह से हो गया होगा। तो चलिए अभ्यास करते हैं। हंसाभ्याम से कूर्मो अपि, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है, तो उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है, उड्डीयते। अहम किंचिदपि ना वदिष्यामि, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, यहाँ अहम आया इसलिए क्रिया में अहम ही आना था, मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा। अहम किंचिदपि न वदिष्यामि, दो हो गए। तीसरा, यह हितकामानां सुहृदयां वाक्यम ना अभिनंदयति, जो हमारे हित चाहने वाले हैं उन लोगों की बातों को या वाक्यों को अभिनंदन नहीं करता है, माने स्वीकार नहीं करता है, वह दुखी होता है, तो यहाँ पर न अभिनंदयति। नेक्स्ट, एकः कूर्मः अपि तत्रैव, एक कछुआ भी वहाँ पर ही क्या करता था? रहता था, इसलिए प्रतिवसति स्मः, प्रतिवसति स्मः। नेक्स्ट, अहम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि, यहाँ अहम आया तो क्रिया में इच्छामि आएगा, मैं आकाश मार्ग से और कहीं जाना चाहता हूँ, इच्छामि। वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षिष्यामः, हम सब इसको घर ले जा कर के खा लेंगे। वयम इसलिए बहुवचन में यामः, भक्षिष्यामः, वयम गृहम नीत्वा कूर्मम भक्षिष्यामः। तो इस तरीके से उड्डीयते, वदिष्यामि, हिंदी अर्थ बता दूं आप लोगों को। उड्डीयते माने उड़ता है, वदिष्यामि यानी बोलूँगा, अभिनंदयति माने अभिनंदन करता है, स्वीकार करता है, प्रतिवसति स्म यानी रहता था, इच्छामि माने इच्छा करता हूँ, भक्षिष्यामि यानी भक्षिष्यामः यानी हम सब खा लेंगे, इत्यादि। ठीक है, तो ध्यान से आप वाक्यों को पढ़ें और वाक्यों के पीछे जो क्रियापद वहाँ यथायुग आवश्यक है उसको भरने का प्रयास करें। आगे चलें, कुछ वाक्य पूर्ण वाक्य में यहाँ पर उत्तर देना है। जैसे पहला प्रश्न है, कच्छपः कुत्र गंतुम इच्छति, आसान है, कुत्र यानी कहाँ पर, तो कच्छप कहाँ जाना चाहता था? कच्छपः अन्यत्र गंतुम इच्छति, कच्छपः और कहीं दूसरे तालाब जाना चाहता था। कच्छपः कम उपायम वदति, कच्छप ने कौन सा, कछुए ने कौन सा उपाय बोला? तो कछुए ने बोला, कच्छपः अवदत् युवाम एकम काष्ठदंडम चंचवा धार्यताम, तुम, कच्छपः अवदत्, कच्छप बोला कि तुम दोनों एक काष्ठदंड को चोंच से धारण करो, यानी चोंच से पकड़ो। अहम काष्ठदंड मध्य अवलंब, माने काष्ठ लकड़ी के डंडे के बीच में अवलंब लटक करके, युवयोः पक्षबलेन, आप दोनों के पंखों के बल से, सुखेन गमिष्यामि, अच्छी तरह से सुखपूर्वक चला जाऊंगा। लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौराः किम अवदन्, लटके हुए कछुए को देख करके पौराः किम अवदन्, क्या बोले?
उत्तरम ते अकथयन, वह बोले, यत अहो महत आश्चर्यम, अरे ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। हंसाभ्याम सह कूर्मोपि उड्डीयते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ रहा है। ऐसा। नेक्स्ट प्रश्न, कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत किमावदत्, कूर्म अपने मित्रों को दिए हुए वचनों को भूल करके क्या बोल गया? तो आंसर होगा कूर्मः मित्रयोः वचनम विस्मृत अवदत्, वह बोला यत यूयम भस्म खादत, तुम लोग भस्म खाओ, ऐसा बोल देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। घटनाक्रम अनुसार वाक्यानि लिखत, घटनाक्रम के अनुसार वाक्यों को लिखना है। अब यहाँ देख लिए, जब आप इन घटनाओं को पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम चलेगा कि कौन सा घटना पहले घटित हुई थी, तो हम अच्छी तरह से इनको समझ पाएंगे। तो जब आप इन वाक्यों को पढ़ लेंगे तो आपको कहानी के अनुसार मैं आंसर बोल देता हूँ। कूर्म ग आएगा पहले, कूर्मः हंसौचा एकस्मिन् सरसि निवसन्ति स्म, कछुआ और हंस एक तालाब में रहते थे। केचित् धीवराः सरसतीरे आगच्छन्, एक बार कुछ धीवर उस तालाब के किनारे आए। ठीक है, ये स्टोरी के अकॉर्डिंग है। तीसरा, वयम स्व मत्स्य कूर्मादीन मारिष्यामः इति धीवराः अकथयन्, कल हम मछली और कछुए इत्यादियों को मार देंगे, ऐसा धीवरों ने कहा। ये भी ठीक है। फिर इस बात से घबराकर कूर्मः अन्यत्र गन्तुम् इच्छति स्म, कूर्मः और कहीं जाना चाहता था। पांचवा, कूर्मः हंसयोः सहायतः आकाशमार्गेण अगच्छत्, कछुआ हंसों की सहायता से आकाश मार्ग से गया। नेक्स्ट, लंबमानम कूर्मम दृष्ट्वा पौरः आधावन, लंबमान कूर को देख करके गांव के निवासी दौड़े। पुर के वासी पौरः आकथयन वयम पतितम कूर्मम खादिष्यामः, गांव के निवासी बोले कि हम कछुए, अगर कछुआ गिर जाता है तो गिरे हुए कछुए को हम खा जाएंगे। बिल्कुल सत्य है। और लास्ट में कूर्मः आकाशात् पतितः, कूर्म आकाश से गिर गया, और पौरहि मारिताश्च, और गांव वासियों के द्वारा मारा गया। तो ये स्टोरी के अकॉर्डिंग हमें जब स्टोरी याद होगी तो हम इन वाक्यों को क्रम अनुसार लगाना हमें कोई कठिन काम नहीं होगा। आइए अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न है, मंजूषतः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, मंजूषा से कुछ पदों को चुनकर के रिक्त स्थान भरना है। तो ये एक स्टोरी दी हुई है और स्टोरी में अपने अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स भरना है कि इस कहानी के अनुसार यहाँ पर कौन सा शब्द आना चाहिए। तो अगर हम कोई शब्द भर रहे हैं तो हमें उन शब्दों का अर्थ, हिंदी अर्थ मालूम होना चाहिए, तभी हम उनको सही जगह पर भर पाएंगे। तो मैं पहले पैराग्राफ में दिए हुए शब्दों का हिंदी अर्थ बता देता हूँ। जैसे जलाशयम यानी जलाशय, जलाशय यानी तालाब, अचिंत्यत यानी सोचा, वृद्धः यानी वृद्ध, दुखितः यानी दुखी, कोटरे अर्थात वृक्ष की जो पोली जगह होती है उसमें कोटरे, वृक्षस्य यानी वृक्ष का, सर्पः यानी सर्प, आदाय यानी लेकर के, इसको ध्यान सुनिएगा, आदाय यानी लेकर के, और समीप यानी पास में। तो इस तरीके से अब हम अर्थ समझने के बाद इस स्टोरी को भरने का प्रयास करते हैं। एकस्य वृक्षस्य शाखासु अनेके काकाः वसन्ति स्मः, एक वृक्ष की शाखा में अनेक कौवे रहते थे। ठीक है, तस्य वृक्षस्य कोटरे, उस वृक्ष के कोटर में, अर्थात जो खाली जगह में जो छेद बन गया है वृक्ष में नीचे, उस कोटर में एकः सर्पः अपि आवसत, एक सर्प भी रहता था। ठीक है, काका नाम अनुपस्थितौ, कौओं की अनुपस्थिति में सर्पः काका नाम शिशून् खादति स्मः, वह सर्प कौओं के जो छोटे बच्चे थे उनको खा लेता था। काकाः दुखितः आसन्, कौवे दुखी थे। तेषु एकः वृद्धः काकः उपायम अचिंत्यत, उनमें से एक जो वृद्ध काक था, कौआ था, उसने उपाय सोचा। क्या सोचा? वृक्षस्य समीपे जलाशयः आसीत्, वृक्ष के पास में ही जलाशय था। तत्र एका राजकुमारी स्नातुं जलाशयम् आगच्छति स्म,
वहाँ पर एक राजकुमारी स्नान करने के लिए जलाशय आती है, तालाब आती है। शिलायाम स्थितम तस्याः आभरणम, शिला यानी पत्थर पर, स्थितम माने रखे हुए, तस्याः आभरणम उसके कपड़ों को, आदाय लेकर के, एकः काकः वृक्षस्य उपरि स्थापयत, एक कौवे ने वृक्ष के ऊपर रख दिए। राजसेवकः काकम अनुसृत, राजसेवक कौओं को अनुसृत यानी उसका अनुसरण करते हुए वृक्षस्य समीपम आगच्छन्, वृक्ष के पास में आ गए। तत्र ते तम सर्पम च अमारयन्, जब उन्होंने वहाँ पर सर्प देखा तो सर्प को मार दिया। अतः एवोक्तम उपायेन सर्वम सिद्ध्यति, इसलिए कहा गया है कि उपाय से ही सब कुछ सिद्ध होता है। इस तरीके से यह एक कहानी, छोटी सी कहानी है, और कहानी में जहाँ जहाँ फिल इन द ब्लैंक्स हैं वहाँ पर हमने इन शब्दों से उनके उत्तर भरने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि यह पाठ भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम तीसरे पाठ की ओर चलते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज वह तीसरा पाठ भी हम पूरा करें। चलिए, पाठ 3 का जो पहला प्रश्न है उसमें पुनः लिखा हुआ है कि उच्चारणम कुरुत, यानी इन शब्दों को उच्चारण कीजिए। आप लोग समझ गए होंगे कि यह जो पाठ दिया था, इस पाठ का उद्देश्य था कि संख्यावाचक शब्दों का ज्ञान कराया जाए। तो यहाँ पर कुछ संख्या, संस्कृत में जो संख्या होती है उस संख्या का उच्चारण यहाँ पर करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप लोग इसको बोलिएगा, मैं आपको उच्चारण करवाता हूँ। विंशति, द्वाविंशति, विंशति यानी होता है 20, द्वाविंशति यानी 22, चतुर्विंशति 24, 24, पंचविंशति 25, 25, अष्टाविंशति 28, नवविंशति 29, 29, त्रिंशत् 30, द्वात्रिंशत् 32, 32, त्रयस्त्रिंशत् 33, चतुस्त्रिंशत् 34, अष्टत्रिंशत् 38, नवत्रिंशत् 39, चत्वारिंशत् 40, द्विचत्वारिंशत् 42, त्रयश्चत्वारिंशत् 43, चतुश्चत्वारिंशत् 44, सप्तचत्वारिंशत् 47, 50, 50। ठीक है, अब हम आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि लिखत, अधोलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, किसके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे? तो उत्तर होगा श्रीकंठस्य भवने सर्वविधानि सुख साधनानि आसन, श्रीकंठ के भवन में सभी प्रकार के सुख साधन थे। प्रश्न क्रमांक ख, कस्य गृहे कोऽपि भृत्या नास्ति, तो कृष्णमूर्ते है गृहे, कस्य षष्ठी व्यक्ति एक वचन, तो आंसर देते समय भी हमें लिखना है कृष्णमूर्ते है, मूर्ति का मूर्ति है षष्ठी व्यक्ति एक वचन, कृष्णमूर्ते है गृहे, कृष्णमूर्ति के घर पर एक भी भृत्य, कोऽपि भृत्तः नास्ति, कोऽपि भृत्तः नौकर नहीं था। प्रश्न क्रमांक ग, श्रीकंठस्य आतिथ्यम के कुर्वन्, के अकुर्वन्, श्रीकंठ का आदर सत्कार किसने किया? श्रीकंठस्य आतिथ्यम कृष्णमूर्ति, श्रीकंठ का आदर सत्कार कृष्णमूर्ति, तस्य माता पिता च अकुर्वन्, उसके माता पिता ने किया। सर्वदा कुत्र सुखम, सर्वदा हमेशा कहाँ पर सुख है? सर्वदा स्वावलंबने सुखम अस्ति, इस सुख में लिखा है, यहाँ पर सुखम कर लीजिएगा, सर्वदा स्वावलंबने सुखम अस्ति इति। नेक्स्ट, श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं कदा आगच्छत्, श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के घर पर कब आया? श्रीकंठः कृष्णमूर्तेः गृहं प्रातः 9 वादने अगच्छत्, सुबह 9 बजे आया। कृष्णमूर्तेः कति कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के कितने कर्मचारी थे? कृष्णमूर्तेः 8 कर्मकराः सन्ति, कृष्णमूर्ति के 8 कर्मचारी थे। चलिए, अब हम प्रश्न क्रमांक 3 की ओर
देखिए प्रश्न क्रमांक 3 में चित्राणि गणयित्वा, चित्रों को गिन करके तद अधा उनके नीचे संख्यावाचक शब्द हम लिखत, संख्यावाचक शब्दों को लिखना है। तो यहाँ पर आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 6 3 18 18 18 को संस्कृत में क्या बोलेंगे? अष्टादश। तो इसके नीचे लिखेंगे अष्टादश। अब आम को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 3 21 21 21 यानी एक विंशति। क्या लिखेंगे? एक विंशति। अब आइए बॉल को देखिए, बॉल कितनी है? 15। तो इसको लिखेंगे पंचदश। क्या लिखेंगे? पंचदश, 15 15। अब आते हैं मोमबत्ती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 3 36 यानी 36। 36 को कैसे लिखेंगे? 60 63। कैसे लिखेंगे? 60 63। कैची कितनी है? 24। इसको लिखेंगे चतुर्विंशति 24। चतुर्विंशति। आपकी बुक के पीछे भी संख्यावाचक शब्दों की सारणी आई है, आप चाहें तो उसका भी माने सहयोग ले सकते हैं और 1 से 50 तक की संख्या वहाँ लिखी हुई है, उसको देख करके यहाँ लिखेंगे। पत्ते गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 33 33 यानी 63। क्या लिखेंगे? 63। अब यहाँ देखिए मंजूषतः अंकानां कृते पदानि चिनुत, अर्थात मंजूषा से अंकों के लिए पदों को चुनिए। यानी 28 को क्या बोलेंगे? 28 को बोलते हैं अष्टाविंशति। ये दिखाई दे रहा है अष्टाविंशति। उसके बाद 30 को क्या बोलेंगे? 63। 27 को सप्तविंशति। 31 एक 63। अब यहाँ 24 को क्या बोलेंगे? 24 को चतुर्विंशति। 50 को 50। 50 को बोलेंगे 50। 40 40 को बोलेंगे चत्वारिंशत्। इस तरीके से हम इनको पदों को देख करके यहाँ पर भरेंगे। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 5 में आपको चित्र अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा। एक किसान क्या कर रहा है? खेत को जोत रहा है। दूसरे चित्र में 2 किसान जमीन को खोद रहे हैं और तीसरे चित्र में 3 या 3 से ज़्यादा किसान धान को रोप रहे हैं। तो यहाँ पर कितने शब्द दिए हुए हैं? 12 शब्द दिए हुए हैं। आप काउंट करेंगे तो 6 शब्द ऊपर लाइन में और 6 शब्द नीचे की लाइन में, और हमें 3 वाक्य बनाने हैं। तो बताइए एक वाक्य में कितने शब्दों का प्रयोग करेंगे? अधिकतम 4 वाक्यों का प्रयोग। तो इस तरीके से हमें 4 वाक्यों का प्रयोग करते हुए एक वाक्य मान 4 शब्दों का प्रयोग करते हुए एक वाक्य बनाना है। तो इस तरीके से 3 वाक्य बन जाएंगे। पहला जो वाक्य बनाएंगे वह एक वचन में बनेगा, जो दूसरा वाक्य बनाएंगे वह द्विवचन में बनेगा, और जो तीसरा वाक्य बनाएंगे वह बहुवचन में बनाने का निर्देश यहाँ पर है। तो पहला एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षयति। एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षयति। द्विवचन एतौ कृषकौ खननकार्यं कुरुतः। एतौ कृषकौ खननकार्यं कुरुतः। कुरुतः द्विवचन में और कर्षयति एक वचन में। अब बहुवचन की ओर चलते हैं। कृषकः धान्यम एते कृषकः, ये किसान धान्यम रोपयन्ति, अर्थात धान्य को रोप रहे हैं। देखिए यहाँ पर 3 वाक्य बना दिए हम। एषः कृषकः क्षेत्रं कर्षयति, एतौ कृषकौ खनन कार्यं कुरुतः, एते कृषकः धान्यम रोपयन्ति। कर्षयति, कुरुतः, रोपयन्ति। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के अनुसार हमने यहाँ पर क्रिया बनाई। आपको ये मैंने 6 क्लास में ही सिखाया था कि ऐसा का अर्थ होता है यह किसान खेत को, क्षेत्रम यानी खेत को, फील्ड को, कर्षयति यानी जोतता है। एतौ द्विवचन, ये दोनों किसान, एतौ कृषकौ खनन कार्यम, खोदने का कार्य, कुरुतः कर रहे हैं। अगर एक होता तो करोति आता,
द्विवचन है तो कुर्तः। और तीसरा प्रश्न है एते, एसः, एतौ, एते। एते माने ये, कृषकः बहुवचन, ये किसान, धान्यम रोपयन्ति, धान्य को रोप रहे हैं, लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अधोलिखितान समयवाचकान अंकान पदेषु लिखत। अधोलिखित समयवाचक अंक पदों को पदेषु लिखत, अंकों को पद में लिखना है। अभी हमने इसके उल्टे किया था, अब हम क्या करेंगे, जो इन्होंने अंक लिखे हैं उनको पदों में लिखना है। उदाहरण दिया है, जैसे 10:30 बज गए तो उसको बोलेंगे 10:30 वादनम, 5 बज गए पंचवादनम, 7 बजे को सप्तवादनम, 3:30 सार्धत्रिवादनम, 2:30 सार्धद्विवादनम 2:30, 9 बजने को नववादनम, 11 बजने को एकादश वादनम, 12:30 सार्धद्वादश वादनम, 4:30 सार्धचतुर्वादनम, 8 अष्टवादनम, 1:30 सार्ध-1वादनम, 7:30 सार्ध-सप्तवादनम। तो जब हम आधा घंटा ज़्यादा मिलाते हैं तो हम वहाँ क्या कर देते हैं, सार्ध जोड़ देते हैं, सा अर्ध यानी अर्ध सहित। और जितने ही बज रहे हैं, 1 वादनम, 2 वादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, 10 वादनम, एकादश वादनम, द्वादश वादनम। और अगर हमें 2:30, 3:30, 4:30 इस तरीके से बोलना है तो सार्ध-1 वादनम, सार्ध-2 यथा ऐसे बनाते जाएंगे। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अंतिम प्रश्न है, ब्रैकेट में पढ़िए इसको। मंजूषतः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से पदों को चुन करके रिक्त स्थान भरना है। यहाँ रिक्त स्थान दिए हुए हैं, ऑप्शन में दिए हुए हैं 6, 63, 31, 2, 12, 28, यानी ये संख्यावाचक पद हैं। तो इनको देखिए कैसे भरना है। जैसे वहाँ लिखा है ऋतवः भवन्ति, ऋतुएं होती है। कितनी ऋतुएं होती हैं? 6, तो 6 ऋतवः भवन्ति। मासाः भवन्ति, कति मासाः भवन्ति? 12 मासाः भवन्ति, 12 महीने होते हैं। एकस्मिन् मासे अथवा फिलिंदब्लिंग्स दिवसाः भवन्ति, एक महीने में 30 अथवा 31 दिन होते हैं। 63 अथवा 31 दिवसाः भवन्ति। फरवरी मासे सामान्यतः दिनानि भवन्ति, फरवरी मास में सामान्यतः कितने दिन होते हैं? 28, 28 दिन होते हैं। मम शरीरे 2 हस्तौ स्तः, मेरे शरीर में 2 हाथ हैं। 2 हस्तौ स्तः। इस तरीके से यह पाठ हमने यहाँ पर पढ़ा। आज समय हो रहा है, इसलिए मैं पाठ 1 से लेकर के 3 को ही यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। और कभी समय होने पर मैं 4 और 5 इन दोनों पाठों के प्रश्नोत्तर को लेकर के आपको समझाने का प्रयास करूँगा। अभी मैं आपसे यहीं पर विदा लेता हूँ। धन्यवाद आप सभी का। मैं समय आपने दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और साथ में आपको ये सूचना मिल ही गई होगी कि 1 जून से अभी जब तक स्कूल नहीं खुल जाते हैं तब तक कक्षाएं बंद रहेंगी। तो आपको अभी जो वीडियो पढ़ाए गए हैं उसको आप पुनः देख करके अभ्यास करते रहिए। कोई भी डाउट होने पर sambhavnirala@gmail.com पर आप हमें ईमेल करके कुछ भी प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।